अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। स्विट्ज़रलैंड के डावोस में आलमी माशी फोरम के इजलास के दूसरे दिन तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और रियासत के वफद ने अहम कॉन्फ्रेंसों और इजलास में शिरकत की। ये इजलास 3 रोज़ा है जिसका मौजू सनतें ज़हीन दौर में दिया गया है। फोरम के मंदूबीन में मुख्तलिफ ममालिक, सनती शोबों और सरकर्दा आलमी कंपनियों के नुमाइंदे शामिल हैं। हिंदुस्तान की क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी पॉलिसी और काबिल तजदीद तवानाई के लिए हुकूमत की तरगीबात और पम्प्ड स्टोरेज पावर जनरेशन ने अहम बैनुल अक़वामी दिलचस्पी हासिल की है। फोरम में बातचीत का मरकज़ हैदराबाद के मुजव्वज़ा फोर्स सिटी में सरमायाकारी, AI से चलने वाली IT खिदमात की तोसी और डाटा सेंटर की जदीद सहूलियात की तरक्की पर भी शामिल है। इन कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर रेवंत रेड्डी, वज़ीर IT श्रीधर बाबू और रियासती हुक्काम ने मुमताज़ कंपनियों के CEOs के साथ अलग अलग मुलाकातें की। दावोस में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज मल्टीनेशनल कंपनी यूनिलीवर के ग्लोबल CEO से बातचीत करते हुए उन्हें रियासत में सरमायाकारी की तरगीब देने में कामयाबी हासिल की। सारिफीन की अशिया की तैयारी में आलमी सतह पर अपना एक मुनफरिद मुकाम रखने वाली यूनिलीवर ने तेलंगाना में सरमायाकारी से इत्तेफाक किया है। कंपनी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और वज़ीर इंडस्ट्रीज श्रीधर बाबू की मौजूदगी में कामारेड्डी ज़िले में पाम ऑयल की तैयारी की यूनिट कायम करने से इत्तेफाक किया। तेलंगाना में बॉटल कैप की तैयारी की यूनिट कायम करने पर भी रजामंदी जाहिर की है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की टीम ने यूनिलीवर कंपनी के CEO हिंशेकू मेकर और चीफ सप्लाई चेन ऑफिसर विलियम ओजेन से मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया और तेलंगाना में पाम ऑयल और बॉटल कैप की तैयारी की यूनिट कायम करने के लिए आगे आने पर उनका शुक्रिया अदा किया। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर N चंद्रबाबू नायडू की ज़ेर क़यादत हुकूमत आंध्र प्रदेश के एक वफद ने स्विट्ज़रलैंड के डावोस में मित्तल ग्रुप पर रियासत में भोनापाडू में उसका पेट्रोकेमिकल हब कायम करने पर जोर दिया। वफद जिसमें वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व इलेक्ट्रॉनिक्स एन लोकेश भी मौजूद थे, सदर नशीन मित्तल ग्रुप लक्ष्मी मित्तल से मुलाकात की। लोकेश ने कहा कि उन्होंने मित्तल ग्रुप को आंध्र प्रदेश में मुजव्वज़ा सोलार सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कायम करने की भी दावत दी। वफद ने रियासती हुकूमत की तरफ से तमाम मुमकिना मदद और ताउन का यकीन दिलाया। लोकेश ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि लक्ष्मी मित्तल ने रियासती हुकूमत की तजावीज़ पर मुस्बित रद्द अमल का इजहार किया। उन्होंने इस मौके पर रियासत में भारी सरमायाकारी के लिए आगे आने पर लक्ष्मी मित्तल से इजहार तशक्कुर भी किया। Andhra Pradesh, we are having advantages. One is abundant solar, and also wind is possible. Deccan Plateau, because of that, pumped energy is also possible, and also battery we can introduce that also. With all these things, it is again we are having excellent ports on east coast. After green hydrogen, one has to export. Now he has acquired some units in Kakinada port. Port is ready. If you can complete the project, you can export immediately. That is the advantage we are having. All ecosystem is in order. What I wanted to request all of you, I wanted to go now, all vehicles, EV vehicles, even on rooftop, I want to promote in a big way. And as on today, this year, around 30 lakh families we are promoting to have rooftop power generation, that is solar. Ultimately, inseparable. They are not mutually exclusive. It's not either or, and that is something that needs to be continued and pushed. I don't know the issue of yesterday and the announcement of yesterday, how consequential that would be on the multilateral development banks, on the dialogue around climate. Are we going to go back? So it's you know, it's very strange that today's the first day of Davos. Yesterday this happened. So I think you know, how far in terms of creating disturbance in a path which look to be moving forward with gains for developing countries and also better understanding for the multilateral development banks and the global institutions that do provide financing. I don't know. Let's see how that works out. I don't have an answer. All of us have questions. Nobody does.
Yeah, exactly. I said, no, I think from the state perspective, the question seems to be the buzzword, and various investments coming into that sector, green steel. So I think, at least from India's context, is to set the policy straight. Yes. बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट ईटला राजेंद्र ने गरीब आवाम के अराजियात पर कब्जे के जरिए उनके इस्तेसाल के लिए मंगल को जिले मेडचल मलकाजगिरी में एक रियल स्टेट एजेंट को थप्पड़ मार दिया। मलकाजगिरी से ताल्लुक रखने वाले रुकने लोकसभा ने हैदराबाद के मजाफात में पोचाराम बल्दिया के तहत एकाशीला नगर में उस शख्स को थप्पड़ मारा। साबिक वजीर ने यह इल्ज़ाम आयद करते हुए कि रियल स्टेट एजेंट गरीबों को अराजियात पर कब्जा करते हुए उनका इस्तेसाल कर रहा है। तल्ख बहस के दौरान उस शख्स को थप्पड़ मारा। राजेंद्र के बाद उनके हामी और उनके साथ आने वाले दूसरे अफराद ने भी एजेंट को ज़दोकोब किया। उस शख्स की फौरी तौर पर शिनाख्त नहीं हो सकी और यह भी वाज़ेह नहीं हो सका कि आया वो इस हमले पर पुलिस से रुजू हुआ या नहीं। रुकने पार्लियामेंट ने मीडिया से कहा कि बीजेपी गरीब आवाम के साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि गरीबों की अराजियात पर कब्ज़ों के मामले में चंद ओहदेदारों ने भी रियल स्टेट ब्रोकर्स के साथ साजबाज की है। बीजेपी के लीडर ने कहा कि उन्होंने इस मसले पर जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर से बातचीत की। उन्होंने बताया कि नारापल्ली और करेमोला मौजूआत के अवाम ने 1985 में ये अराजियात खरीदते हुए मकानात तामीर किए थे। उन्होंने गैर मुस्तमला 149 एकड़ अराजी को कई मरतबा फरोख्त किया गया, जिसकी वजह से हकीकी मालिकीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और एक कौन है? तेलंगाना हुकूमत ने कोडंगल विकाराबाद जिले में सरकारी मेडिकल कॉलेजों, जनरल अस्पतालों और नर्सिंग और फिजियोथेरेपी कॉलेजों में मुख्तलिफ ज़मरों में 363 मुलाजिमतों को पुर करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। 363 मुलाजिमतों में से जुमला 117 मुलाजिमतें नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, 199 मुलाजिमतें गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल, 31 मुलाजिमतें नर्सिंग और 16 मुलाजिमतें फिजियोथेरेपी कॉलेजेस के लिए मख्तस की गई हैं। रियासती हुकूमत कोडंगल के सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल, प्रोफेसर्स, असिस्टेंट्स और एसोसिएट प्रोफेसर्स के ओहदों समेत टीचिंग और क्लिनिकल स्टाफ के लिए मुआवजे के लिए यूजीसी पैमाना नाफिज करेगी। जनरल हॉस्पिटल, नर्सिंग और फिजियोथेरेपी कॉलेजों में बाकी मुलाजिमतें रियासती पे स्केल की बुनियाद पर पुर की जाएंगी। महकमा इनकम टैक्स ने मंगल को नामवर फिल्मसाज व सदनशीन तेलंगाना स्टेट फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, दिल राजू, उनके रिश्तेदारों और टॉलीवुड की दूसरी चंद शख्सियतों की जायदादों की तलाशियां ली। महकमा इनकम टैक्स के अहदेदारों की मुख्तलिफ टीमों ने हैदराबाद में कई मकामात पर अली सुबह एक साथ तलाशियां शुरू की। जुबली हिल्स में ओजस विलास में दिल राजू और प्रोडक्शन हाउस मैत्री मूवी मेकर्स के दफातर और जायदादों की तलाशियां ली गई। IT के अहदेदारों ने समझा जाता है कि दिल राजू और फिल्में प्रोड्यूस करने वाले दूसरों की माली मामलों का जायजा लिया। तहकीकात के किस्से के तौर पर अहदेदारों ने बैंक लॉकर्स की चेकिंग भी की। दिल राजू की अहलिया को उनकी मौजूदगी में लॉकर्स खोलने के लिए एक बैंक ले जाया गया। दिल राजू का असली नाम वी वेंकटरमना है, जिन्होंने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कई तेलुगु फिल्में प्रोड्यूस की हैं। అదే కొంత అధికారులు అయితే చిన్నగా పనిచేసి చేస్తున్నట్లయితే ఆ పనిచేస్తూ అయితే ఉదయం నుంచి 55 బృందాలుగా నగరంలోని బృందాలు కొనసాగుతూ సాయంత్రం వరకు ఈ తనిఖీలు కొనసాగే అవకాశం ఉన్నట్లయితే సమాచారం కోరుతుంది.
వీటిపైన కూడా ఆర్టికల్ సంబంధించినటువంటి దానిపైన అయితే వీళ్ళు ఆదాయ పంచాయతీ అధికారులు అయితే భిన్నంగా ఏదైతే పంపిణీ అయితే చేస్తున్నట్లయితే ఆ పంపిణీ అయితే ఉదయం నుంచి 55 బృందాలుగా నగరంలోని బృందాలు ఐటీ రైట్స్ జరుగుతున్నాయి మేడం. సినిమా రిలేటెడ్ జనరల్ గా వచ్చారు అంతే. महकमा फाइनेंस के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव मंगल को जस्टिस पीसी घोष कमीशन के रूबरू हाजिर हुए, जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट में मुबैना धांधलियों और बेकायदगियों की तहकीकात के लिए कायम किया गया है। जस्टिस पीसी घोष ने रामकृष्ण राव की जानिब से कबलजी दाखिल करदा हलफनामे और सीएजी रिपोर्ट की बुनियाद पर सवालात किए। जराये ने बताया कि सदरनशीन कमीशन ने रामकृष्ण राव से कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर के लिए कर्जेजात के हुसूल, प्रोजेक्ट के नक्शों और बजट के ताल्लुक से सवालात किए। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमा फाइनेंस से पूछा गया कि आया नक्शों की तैयारी के दौरान कवायद पर अमल आवरी की गई थी। समझा जाता है कि रामकृष्णा ने सदनशीन कमीशन को बताया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के नक्शों की तैयारी के लिए उस वक्त की हुकूमत जिम्मेदार थी। प्रोजेक्ट की तामीर के ताल्लुक से कोर कमेटी के कोई रिकॉर्ड्स मौजूद नहीं है। कमीशन ने रामकृष्ण राव से सवाल किया कि उजलत में प्रोजेक्ट की तामीर की ज़रूरत क्यों लाहक हुई और कवायद पर मुकम्मल अमल आवरी क्यों नहीं की गई। जराये के मुताबिक सदनशीन कमीशन जस्टिस पीसी घोष ने जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा फाइनेंस से ये पूछा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट से मालिया किस तरह पैदा किया जा सकता है, उस वक्त सीनियर IAS ओहदेदार ने कहा कि प्रोजेक्ट का मकसद सनतों और दूसरे मकासद के लिए पानी की फरोख्त के जरिए मालिया फराहम करना था। एक मरहले पर सदनशीन कमीशन ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट की पॉलिसियाँ असेंबली में पेश नहीं की गई और फंड्स की इजराई के दौरान बिजनेस कवायद पर अमल आवरी भी नहीं हुई। रामकृष्ण राव ने वजाहत की कि हुकूमत की जमानत पर प्रोजेक्ट के लिए कर्जेजात हासिल किए गए और उन कर्जों को 9 ता 10.5% शरह सूद के हिसाब से अदा किया जा रहा है। तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी रहने वाली पूछताछ के दौरान सदनशीन कमीशन ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के तहत हासिल करदा कर्जेजात की तफसीलात भी हासिल की। जस्टिस पीसी घोष ने मालूम हुआ है कि रामकृष्ण राव से तकरीबन 24 सवालात किए। तेलंगाना कानून साज असेंबली के स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार ने कहा कि अवाम की फलाह बहबूद और तरक्याती कामों के स्कीमों की तैयारी और उसकी कानून साजी में तेलंगाना असेंबली मुल्क भर के लिए एक मॉडल साबित हो रही है। बिहार के पटना में जारी 25वीं ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए स्पीकर असेंबली ने कहा कि रियासत की आवाम की अक्सरियत किसानों पर मुश्तमिल है। किसानों के मसाइल मियारी तालीम, मियारी तिब्बी सहूलियात और समाजी और फलाही स्कीमों के अलावा बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी जैसे उमूर को तेलंगाना असेंबली में काफ़ी अहमियत दी जाती है। ख़ास तौर पर किसानों की अराजियात के रिकॉर्ड्स को महफूज रखने के लिए हालिया दिनों असेंबली में भू भारती कानून को मंजूरी दी गई। इसी तरह नौजवानों में फ़नी महारत पैदा करने और उन्हें रोज़गार से मरबूत करने के लिए यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी जैसे क़वानीन को तैयार करते हुए असेंबली में मंजूरी दी गई। स्पीकर असेंबली ने दावा किया कि रियासती हुकूमत अवाम की तवक्कुआत को पूरा करने में हर मुमकिना कोशिश कर रही है। It is indeed a matter of great pride of Constitution of India, landmarks, occasion that marks the adoption of the Constitution and the foundation of democracy, justice, equality, and as we observe. BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने ग्रेटर हैदराबाद के तहत आने वाले असेंबली हल्के के पार्टी अरकान असेंबली के साथ एक खुसूसी इजलास मुनक्किद किया।
इस इजलास में ग्रेटर हैदराबाद के मसाइल से वाकिफियत हासिल की गई। ये इजलास तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहा। बादशाह मीडिया से बात करते हुए KTR ने कहा कि कांग्रेस इख्तिदार में आने के बाद हैदराबाद शहर मसाइल के अंबार में तब्दील हो गया है। उन्होंने कहा कि आवाम से किए गए वादों को पूरा करने तक BRS पार्टी हुक्मरान जमात कांग्रेस का ताक़ुब करती रहेगी। सिकंदराबाद के BRS रुकन असेंबली पद्माराव गौड़ के खल्ब पर हमला हुआ। ये वाक़या उत्तराखंड की दारुल हुकूमत देहरादून में पेश आया। ज़राए के मुताबिक पद्माराव गौड़ अपने अरकान ख़ानदान के हमरा देहरादून रवाना हुए थे, जहां पीर की रात उनके खल्ब पर शदीद हमला हुआ, जिस पर उन्हें फौरी मकामी खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी तिब्बी मायने के बाद दिल के एक वॉल में खराबी पाई, जिस पर डॉक्टरों ने फौरी तौर पर स्टंट डाल दिया। डॉक्टरों ने बताया कि पद्माराव गौड़ मुकम्मल सेहतियाब हो गए हैं। खल्ब पर हमले के वाक़यात में इजाफे की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। एक ऐसे ही वाक़े में नारायण खेड़ में एक 12 साला लड़का नितिन खल्ब पर हमले के बाइस फौत हो गया। ये वाक़या इंदिरा कॉलोनी में मंगल को सुबह पेश आया। नितिन के अफराद खानदान ने बताया कि वो टाउन के खानगी स्कूल में ज़ेर तालीम था। आज भी हस्बे मामूल वो सुबह उठा और स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था। नाश्ते में उसने चाय और ब्रेड का इस्तेमाल किया और फिर अपनी माँ से कहा कि उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। नितिन को फौरी तौर पर एक खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया, जिसके साथ ही उस तालिबे इल्म के अफराद खानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। नितिन की मां ने बताया कि उसका बेटा हमेशा सरगर्म और सेहतमंद रहा करता था, लेकिन खल्ब पर अचानक हमले से उसके होश उड़ गए। आंध्र प्रदेश के जिला कलेक्टर का फोन हैक कर लिया गया। बापटला जिले के कलेक्टर जे वेंकट मुरली का मोबाइल किसी ने हैक कर लिया। फोन हैक होने का पता चलने पर कलेक्टर वेंकट मुरली ने फौरी चौकसी इख्तियार करते हुए जिले इंतजामिया और आवाम के नाम एक सहाफती बयान जारी करते हुए उनके मोबाइल से मौसूल होने वाले पैगामात पर भरोसा न करने का मशवरा दिया। उन्होंने बताया कि नामालूम अफराद की जानिब से उनकी तस्वीर पर मुश्तमिल किसी पैगाम पर कोई भी रद्द-ए-अमल ना दें। बताया गया कि हैकर्स ने कलेक्टर के नंबर से चंद अफराद को पैगामात रवाना किए। उन्होंने पैगामात मौसूल होने वाले अफराद को मशवरा दिया कि वो पुलिस से रुजू हों। छत्तीसगढ़ के गिरियाबंद जिले में पुलिस और नक्सलियों के दरमियान शदीद तसादुम हो रहा है। ज़राए से मिली इत्तलात के मुताबिक अब तक सलामती दस्तों ने 19 नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया है। ये तसादुम ओडिशा और छत्तीसगढ़ की सरहद पर वाक़े कुल्हाड़ी घाट के जंगल में पेश आया। बताया जाता है कि मारे गए नक्सलियों की तादाद में इजाफा भी हो सकता है। सिक्योरिटी फोर्सेस और नक्सलियों के दरमियान तसादुम इतवार की रात से शुरू होकर पीर की रात तक जारी रहा। पुलिस ने 19 नक्सलियों को मार गिराने के साथ ही उनके पास से कई असलहे भी बरामद किए। एक खातून नक्सली भी तसादुम में मारी गई। इस ऑपरेशन में कोबरा बटालियन का एक जवान जख्मी हुआ, जिसे एयरलिफ्ट करके रायपुर लाया गया। सर्बिया की दारुल हुकूमत बेलग्राड के बैरूनी इलाके में एक अलमनाक हादसा पेश आया। वहां एक ओल्ड एज होम में अचानक आग लग गई। इस हादसे में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग आग में बुरी तरह झुलस गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया। ओल्ड एज होम में अचानक लगी इस आग से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक बेलग्राड के शुमाली इलाके में बारजियो म्यूनसिपालिटी में सुबह 3:30 बजे ये आग लगी, जिससे कई जानों को नुकसान पहुंचा। शहर हैदराबाद के नवाही इलाके शमशाबाद में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। यह हादसा मंगल की सुबह शमशाबाद की हैदराबाद बेंगलुरु कौमी शाहराह पर उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार प्राइवेट बस ने उसकी कार को टक्कर दे दी। शुबा है कि लापरवाही से ड्राइविंग हादसे की वजह बनी। यह वाकया उस वक्त पेश आया जब कार तोनपल्ली से हैदराबाद की तरफ जा रही थी। पुलिस के मुताबिक जब कार तोनपल्ली के करीब पहुंची तो उसी सिम से जा रही बस ने पीछे से कार को टक्कर दे दी। टक्कर की वजह से कार सड़क के दरमियानी हिस्से से टकरा गई। इस हादसे में गाड़ी का ड्राइवर जख्मी और गाड़ी को भी शदीद नुकसान पहुंचा। हादसा इतना खतरनाक था कि ड्राइवर कार के कैबिन में तकरीबन 1 घंटे तक फंसा रहा। तेलंगाना के संगारेड्डी के IDA बोलारम में वाक़े श्रीकर फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का रिएक्टर फट पड़ा, जिसके नतीजे में 7 वर्कर जख्मी हो गए। जख्मियों में ब्रिजेश ईश्वर, चंद अग्रिया, पुष्पराज, सुंदर सिंह, चंद प्रताप, शेख अनवर और नीलेश सिंह शामिल हैं। ये तमाम मुतासरीन मुख्तलिफ रियासतों के मजदूर थे। उन्हें इलाज के लिए कॉर्पोरेट अस्पताल ले जाया गया। उनमें से 3 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। फौरी तौर पर धमाके की वजह मालूम नहीं हो सकी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।
तेलंगाना के जिले मेदक में नालापुर के सरकारी स्कूल में सरस्वती की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने के वाक़े के खिलाफ मकामी अफराद ने एहतजाज किया। नामालूम अफराद ने इस मूर्ति को नुकसान पहुंचाया। तुलबा तंजीमों के साथ साथ मकामी अफराद की बड़ी तादाद ने इस वाक़े की मजम्मत करते हुए एहतजाज किया। उन्होंने इस वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए शदीद नारेबाजी भी की। इस एहतजाज के नतीजे में कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। आंध्र प्रदेश के तिरुपति की एसवी यूनिवर्सिटी के अहाते में तेंदुआ नजर आया। रात में एच ब्लॉक इलाके में बाज तुलबा ने इस जंगली जानवर को देखा, जिसके बाद यूनिवर्सिटी के अमले ने महकमे जंगलात के अहदेदारों को इस बात की इतला दी। बताया जाता है कि कुत्तों पर हमले के लिए गुज़िश्ता चंद दिनों से तेंदुआ यूनिवर्सिटी के हुदूद में देखा जा रहा है। इस तेंदुए की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए 4 मकामात पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगल के रोज महात्मा गांधी का एक मुजस्समा नस्ब किया। ये तकरीब पार्टी की सदारत के 100 साल मुकम्मिल होने की याद में मुनक्किद हुई। ये तकरीब कर्नाटक के बेलगावी में मुनक्किद की गई। इस मौके पर कांग्रेस की रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा, कर्नाटका के वजीर आला सिद्धारामैया, नायब वजीर आला DK शिव कुमार और पार्टी के दीगर कायदीन बेलगावी में मौजूद थे। बेलगावी में आज जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली का इनेकाद किया गया। ये रैली 1924 में होने वाली नव सत्याग्रह बैठक के 100 साल मुकम्मिल होने की खुशी में मुनक्किद की गई। ये बैठक महात्मा गांधी की सदारत में हुई थी जब वो कांग्रेस के सदर थे। एक भाषण में शाह ने कहा और उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया। उन्होंने कहा अगर इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। क्या लगा है बाबा साहब अंबेडकर। अगर इतना नाम आप भगवान का लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग पाते थे। ये अगर शाह कहता है उसको आप सबक सिखाना चाहिए। उसका डिमांड हम तो रिजिग्नेशन पूछे, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने और हमारे जितने भी MPs हैं पार्लियामेंट के सामने धरना रखे, लेकिन आपको जरूरी है भाई आपके लिए लड़ने वाले लोगों के साथ देते हो या जो अंबेडकर बोल के 7 जन्मों तक तुम स्वर्ग पाते थे उनका नाम क्यों ले रहे? ऐसा आप उनके तरफ जाते हो, यह आपको सोचना होगा। तो हमारी ये मांग थी, आज भी मांग है कि गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने जो ये आपत्तिजनक अपमानजनक भाषण किया। ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತದ್ದನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ, ಹೋಗಿರತಕ್ಕಂತದ್ದನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ। और ये सिर्फ कांग्रेस की सरकारें नहीं रही, ಇವು ಬರೀ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, अनेक पार्टियों की सरकारें आई, ಹಲವಾರು ಪಕ್ಷಗಳ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ। लेकिन आज तक ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತವರೆಗೂ कोई ऐसी सरकार नहीं आई जिसका गृह मंत्री संसद में खड़े होकर बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान कर सके। ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಯಾವೊಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ। ಆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಸಂಸತ್ತಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ನಿಂದನೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ನೋಡಿಲ್ಲ। आज तक कोई ऐसी सरकार नहीं रही जिनके मंत्री
चुनाव में घूम घूम कर कह पाए कि हम इस संविधान को बदल डालेंगे। ಇವತ್ತವರೆಗೂ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಾವು ಯಾವೊಂದು एक्टर सैफ अली खान को 5 दिन बाद मंगल के रोज लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। 15 जनवरी की रात करीब 2:30 बजे उन पर चाकू से हमला किया गया था। सैफ को गले और रीढ़ में संगीन चोटें आई थी। इसके बाद सैफ ऑटो से लीलावती अस्पताल पहुंचे थे, जहां उनकी सर्जरी हुई और इलाज चला। सैफ अली खान को लीलावती अस्पताल से घर पहुंचने में तकरीबन 15 मिनट लगे। इस दौरान वो सड़क पर लोगों का हंसकर इस्तकबाल करते नजर आए। जब वो घर पहुंचे तो खुद ही कार से उतरकर बिल्डिंग के अंदर गए। सैफ वाइट शर्ट, नीली जीन्स, काला चश्मा पहने दिखे। उनकी पीठ पर पट्टी लगी दिख रही थी। उनके घर के बाहर सिक्योरिटी का सख्त इंतजाम किया गया था, बैरिकेडिंग की गई थी। सैफ अब सदगुरु शरण अपार्टमेंट में नहीं रहेंगे, जहां उन पर हमला किया गया था। पास ही फॉर्च्यून हाइट्स इमारत में उनका सामान शिफ्ट किया गया है। ये एक्टर का दफ्तर है। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें सदर की हैसियत से हलफ उठाया। इसके साथ ही उन्होंने कई मुकदमात, 2 मवाक़िज़े और 2 कत्ल की कोशिशों का सामना करने के बाद अमेरिका की हैरत अंगेज तौर पर इख्तिदार में वापसी का स्क्रिप्ट लिखा। शदीद सर्दी के बायस 40 साल में पहली बार अमेरिकी सदर की तकरीब हलफ बर्दारी कैपिटल हिल के अंदर मुनक्किद हुई। जेडी वांस ने नायब सदर के तौर पर हलफ लिया। डोनाल्ड ट्रंप के हलफ लेने की इस तकरीब में अरबपति, सनतकार, उनकी काबीना के अरकान और साबिक अमरीकी सुदूर समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। Trump do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. The office of President of the United States. And will, to the best of my ability. And will, to the best of my ability. Preserve, protect, and defend. Preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. अमेरिकी मीडिया और सोशल मीडिया पर एलन मस्क पर नाजी सैल्यूट करने का इल्ज़ाम लग रहे हैं। पीर के रोज़ डोनाल्ड ट्रंप के हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद हुई रैली में मस्क शामिल हुए थे। मस्क ने डायस से तकरीर भी की। इस दौरान उन्होंने लोगों को सैल्यूट किया। मस्क ने अपनी तकरीर के दौरान कहा कि ये कोई आम जीत नहीं, ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आपने इसे मुमकिन किया है। इस इंटरनेट पर मस्क के इस गेस्चर को नाजी सैल्यूट से कंपेयर किया जा रहा है। हिटलर ने इस सैल्यूट का इस्तेमाल 1933 से 1945 तक थर्ड रीच के दौरान किया था। I want to say thank you for making it happen. Thank you. My heart goes out to you. आज शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 1235 पॉइंट्स की कमी के साथ 75,838 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 320 पॉइंट्स की कमी आई, जो 23,024 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयर्स में 30 में से 28 में गिरावट और 2 में तेजी देखने को मिली। कमजोर सहमाही नताइज के बाद जोमेटो के शेयर में 10.92% की कमी हुई। आज बैंकिंग, ऑटो और मेटल के शेयर सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। गिरावट के 3 बड़े असबाब बताए जा रहे हैं कि अमेरिका के नए सदर डोनाल्ड ट्रंप की तिजारती पॉलिसियों पर गैर यकीनी, दूसरा माली साल 2024-25 में कई कंपनियों के कमजोर नताइज, और तीसरा गैर मुल्की सरमायाकारों की तरफ से हिंदुस्तानी बाजार से सरमाया निकालना। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।